लोग सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में समझेंगे और उस पर अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। आयरन नेल्स का एग्जाम्पल दिया है, शिप का एग्जाम्पल है। इसके साथ में आपका जो फ्लोटेशन से संबंधित स्ट्रीमलाइन बॉडी में फिश किस तरीके से फ्लोट करती है, सबमरीन कैसे फ्लोट करती है, थोड़े से आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब सबमर्ज सिंक होगा और कब जो है यह फ्लोट करेगा। तो इन सब बातों को इस वीडियो में देखते हैं और वन बाय वन इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के बारे में हम लोग बहुत सारी जानकारी लिए हैं कि कौन सी वस्तु जो है फ्लोट करती है, कौन सी वस्तु जो है सिंक हो जाती है और कौन सी वस्तु हाफ जो है फ्लोट करती है पानी में डूबी हुई। तो उसी के बारे में थोड़ा और आगे हम लोग देखते हैं। The weight of floating body is equal to the weight of the liquid displaced by the submerged part. हम लोगों ने देखा था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो उसमें से उसके वेट के बराबर का पानी जो है बाहर की तरफ निकलता है। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में द वेट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट। मतलब कहने का क्या है कि जो बॉडी फ्लोट कर रही है वो अपने इक्वल वेट के बराबर ही वाटर को डिस्प्लेस करती है। ठीक है। Thus, the weight of the body is balanced by the upthrust weight of the liquid displaced by the submerged part। मतलब क्या हुआ कि जो भी पार्ट लिक्विड में सबमर्ज रहता है, डूबा हुआ रहता है, उसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। ये अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। तो इसीलिए कि the weight of body is balanced by the upthrust weight of the liquid displaced by the submerged part on it। जितना ये उसमें वेट के बराबर जो है सबमर्ज करने पर अपने वाटर डिस्प्लेस को करती है, वाटर को डिस्प्लेस करती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में या लिक्विड में सबमर्ज कराते हैं तो उसके वेट में कमी आ जाती है और वह कमी, उस कमी को हम एपेरेंट वेट कहते हैं। और वह किसके बराबर होती है? उसकी जो ट्रू वेट होता है एयर में और जो अपथ्रस्ट होता है उसके दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है और यह करीब 0 के बराबर होता है। Thus the floating body appear to have no weight or its apparent weight is 0। कि जब कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है तो appear to have no weight, उसका वेट जो है बिल्कुल वेटलेस हो जाती है उसके वजन से। तो W इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू रो इंटू जी। V क्या है? वॉल्यूम। रो क्या है? ये आपका डेंसिटी है। और G क्या है? जिसे आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब यहाँ पर ये देखिए
ये W इज इक्वल टू V O S G लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी दिया हुआ है जो फोर्स लग रहा है ना। अब वाटर के द्वारा जो अपथर्स्ट फोर्स लग रहा है वो भी आपका V रो L इंटू जी। अब यहाँ पर ये एयर में है लेकिन ये लिक्विड में है, इसलिए L लगा दिया है। लेकिन जब फ्लोट कर रहा है तो जैसे बताया कि फ्लोटिंग बॉडी appear to the weight of the liquid displaced by the water which emerged in water। वाटर फ्लोटिंग बॉडी का जो वेट होता है that will be equal to the water displaced by him। Okay, so this will be what weight of the object and that will be displaced water, both will be equal, so V rho S G is equal to V rho L G। V upon V is equal to, ये V को यहाँ पर लेके आ रहे हैं इसलिए ये रो S अपॉन रो L हो जाएगा। ये G से G एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका स्मॉल v अपॉन v इज इक्वल टू पी एस अपॉन रो एस अपॉन रो एल। तो ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में इमर्ज करता है तो उसके दोनों के जो वॉल्यूम है उसमें क्या रेशियो जो होता है, उन दोनों के जो डेंसिटी होती है उस डेंसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया गया है, प्रैक्टिकली भी आपको करना है, इसको प्रैक्टिकल करेंगे कैसे। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर पहले बता दूं कि जैसे आता है आपको एग्जाम में कि फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप, लोहे से बना हुआ जो शिप है वो कैसे फ्लोट करता है, जबकि एन आयरन नेल सिंक इन वाटर व्हाइल ए शिप इज फ्लोट। ये क्वेश्चन आता है आपसे कि लोहे से लोहा जो है नेल डूब जाता है लेकिन उसी का बना हुआ जहाज शिप जो है फ्लोट करता रहता है। गिव रीजन। A loaded ship is more submerged while an unloaded ship is less submerged। आप देखेंगे कि जब लोडेड शिप होता है तो उसका मैक्सिमम पार्ट जो है पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है, लेकिन जब वो अनलोड होता है तो ऊपर की तरफ आ जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने के लिए। A ship being to submerge more as it sails from the sea water to river water। क्या कह रहा है कि ship being submerged more, शिप जो है पानी ज्यादा पानी के अंदर जाता है, डूबता है, अब सेल फॉर फ्रॉम सी वाटर टू रिवर वाटर। रिवर वाटर में कम सबमर्ज होता है, सी वाटर में ज्यादा सबमर्ज होता है। इसका रीजन समझना है। और प्लिमसोल Plimsoll line indicate the safe limit for loading the ship in water। क्या किया जाता है जब उसको लोड किया जाता है तो ये Plimsoll line indicate the safe limit for the loading the ship in water। पानी में जब वो रहता है, जब पिन शोल में रखते हैं, पिम शोल कहलाता है लाइन, पिम शोल लाइन जो होता है इंडिकेट, जब लोड किया जाता है तो उसको हार्बर में ले जाकर के लोड करते हैं, तो वहां पर एक चैम्बर बना रहता है जिसमें उसको लोड किया जाता है, उसमें लाइन रहती है, वहां तक इसको वाटर में डिबोया जाता है। तो इंडिकेट द सेफ लिमिट, वह जो लाइन है वो वहीं तक भरा जाता है जो कि शो करती है कि दैट इज द सेफ। अब इससे अधिक उसमें लोडिंग नहीं की जा सकती।
An unloaded ship is filled with the sand at in its bottom. अनलोडेड शिप को फील्ड किया जाता है विथ सेंड एट इट्स बॉटम, नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ। तो ये कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे दिया है कि आयरन नेल जो है सिंक हो जाता है, लेकिन उसी का बना हुआ बड़ा सा शिप जो होता है वो सिंक नहीं होता है। तो ये सारी बातें इस पिक्चर से, इस नियम से आपको क्लियर हो जाएगी। फ्लोटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, फ्लोटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, किस तरीके से मनुष्य जो है तैरता है। इट इज इजियर फॉर ए मैन टू स्विम इन द सी वाटर, टू in fresh water. A man can easily swim in Dead Sea with a very small portion of his body inside the water and shoulders all time above the water. रेड सी में, ये डेड सी में जो होता है मनुष्य का सारा शरीर जो है ऊपर रहता है, फ्लोट करता रहता है। ध्यान रखो, इस तरीके से अलग अलग वाटर में भी जो फ्लोटिंग का सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। जो पानी में कितना ऊपर रहेगा कितना नीचा रहेगा वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जब सबमरीन जो है पानी में जाती है तब उसका क्या इस कंडीशन रहता है कि सबमरीन इज ए फिश शेप्ड वाटर टाइट बोट प्रोवाइड विद सेवरल ब्लास्ट टैंक। उसमें सबमरीन में जो उसका शेप रहता है वो एक फिश शेप्ड रहता है, मींस बीच में स्ट्रीमलाइन शेप्ड कह सकते हैं आप, कि बीच में मोटा रहता है, आगे और पीछे पतला हिस्सा रहता है। और सबमरीन एक विशेष शेप से बनाई जाती है कि उसमें बाहर के टैंक रखे जाते हैं कि अगर उसको सिंक करना है तो उस टैंक में पानी भरा जाता है, और अगर फ्लोट करना है, ऊपर आना है, तो उसमें से पानी एग्जिट भी हो जाता है, तो ऊपर आ जाती है। तो यही दिया हुआ है कि इट कैन बी मेड टू डाइव इनटू द वाटर और राइज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर एज एंड व्हेन डिजायर, जब जरूरत होता है उन टैंक्स में। ये टैंक्स जो होते हैं ब्लास्ट टैंक, उसमें पानी भरा जाता है तो वो नीचे चली जाती है, और जैसे ही पानी निकाल दिया जाता है तो वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अब है कि फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग क्या होता है कि ये आइसबर्ग बड़े बड़े आइस के चट्टान होती है जो सी में तैरती रहती है ना। डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.917 ग्राम per centimeter cube, is less than the density of water, that will be 1 gram per centimeter cube. तो ये डेंसिटी जो होती है कम रहती है, वाटर की डेंसिटी अधिक रहती है, जिसके कारण वो तैरता रहता है। ये जिसे हमने अभी फार्मूला जो प्रूव किया था, V/V इज इक्वल टू रो आइस अपॉन रो वाटर, तो ये फार्मूला बदल जाता है। इसके वजह से ये जो रेशियो है वॉल्यूम और डेंसिटी का, इसके वजह से जो आइसबर्ग है पानी में तैरते रहते हैं, और ये शिप्स के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि तैरता हुआ बड़ा बड़ा आइस का पीस जो होता है वो शिप से टकरा करके शिप को डैमेज भी कर देता है। अब आगे जो दिया हुआ है फ्लोटेशन ऑफ फिश, जैसे फिश का शेप जो रहता है, when the fish has to rise up in water, it diffuses the gas from its liquid into the bladder, so its volume increase and its average density decrease. क्या करता है फिश में कि fish has to rise up in water, it diffuse gas from its fluid
into the bladder. क्या करता है? गैस को डिफ्यूज करता है अपने ब्लैडर से, सो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है. ओके, डेंसिटी डिक्रीजेस. When it has to come down, it empties its bladder to required extent, so its volume decreases and density increases. When it has to come down, जब उसको नीचे जाना रहता है, it empties its bladder, वो ब्लैडर में से जितना वाटर रहता है उसको खाली कर देती है, एम्प्टी कर देती है. तो होता क्या है? टू रिक्वायर्ड एक्सटेंट, सो इट्स वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एंड डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इट इजीली फ्लोट कर लेती है. ओके, देन राइजिंग ए बैलून, कैसे हवा में बैलून जो है ऊपर की तरफ जाता है. Lighter gases like hydrogen or helium is filled in the balloon. को मालूम है कि हवा में बैलून्स में हाइड्रोजन और हीलियम गैस फिलअप की जाती है, तो वो लाइटर होती है, हल्की होती है. The weight of air displaced by the inflated balloon or upthrust becomes more than the weight of the gas filled balloon and its rise up. तो weight of air displaced by the inflated balloon become more, ये ज्यादा हो जाता है, than the weight of the gas filled balloon and its rise up, और वो ऊपर की तरफ उठता है. The balloon does not rise indefinitely, ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर चलता जाएगा. ओके, देन एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपका, आपकी बुक में दिया है, ये तो कुछ इंफॉर्मेशन हमने दे दिया, लेकिन यह आपका एक कोर्स में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है या प्रिंसिपल कहिए, दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. व्हाट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल? सी हियर कि when a solid object is immersed in a liquid, an upthrust force is experienced which is equal to the weight of liquid displaced by the object. क्या प्रिंसिपल है आर्किमिडीज का कि जब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को वाटर में या लिक्विड में इमर्स किया जाता है, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है जो कि इक्वल होता है उस वेट ऑफ लिक्विड के जो कि डिस्प्लेस किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा. ओके, देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि द बॉयंट फोर्स है एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. कि जैसे ये जब हम इस पत्थर को स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा तौल करके और इस लिक्विड में डालेंगे, तो जब ये वाटर के अंदर जाएगा तो यहाँ से पानी को डिस्प्लेस करेगा, और कितना पानी डिस्प्लेस करेगा? जितने की इसके वेट में कमी आ जाएगी, है ना. और वो कमी किस वजह से आती है? अपथ्रस्ट के वजह से आती है जो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है. तो that will be equal to the weight of liquid displaced by the object. That is the Archimedes principle.